लास्ट तक बने रहिएगा आप सभी लोग। शुरू करते हैं। एक बार कंफर्म करिए, स्क्रीन सभी को दिख रही है? यस सर। यस सर। न्यू जी स्क्रीन, सर। हाँ न्यू स्क्रीन में ला रहा हूँ आप सबके सामने। नई स्क्रीन, हमारी जो पहली स्क्रीन आपके सामने है, थ्योरी पार्ट का रखूंगा मैं, ठीक है, ताकि चीजें आपको पहले थोड़ी सी समझा दूं। इसके बाद देखिए, मैंने बीच में ना कुछ चीजों को स्किप कर दिया है, टॉपिक को। वो क्यों किया है? क्योंकि वो जो बॉडी टाइप्स वगैरह है ना, वो जब हम आगे पढ़ेंगे ना, तब उसको आपका साइकोलॉजी वाले चैप्टर में भी बॉडी टाइप्स आएगा, इसलिए मैंने उसको कर दिया है, ठीक है। और रही बात जो हमारा अगला था, वो सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये हमारे कुछ सेलेक्टिव एग्जाम्स में ही ये यहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये हमें जरूरत नहीं था, तो हम लोग अपना टाइम को बचाने के लिए हम शुरू कर रहे हैं आज से नया चैप्टर, जिसका नाम क्या है? फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन में कितने फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, हम लोग इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग आज पढ़ेंगे वो सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सेल क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, उसका फंक्शंस कैसे होते हैं, कौन से ऑर्गेनल कैसे काम करते हैं, और किस ऑर्गेनल्स पे ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हम लोग उसके बाद बात करेंगे टिश्यू के बारे में, टिश्यू के जो टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, और उसके फंक्शंस के बारे में कि कौन सा टाइप्स ऑफ टिश्यूज किस प्रकार का फंक्शन में काम आता है। और खासकर हम जो बात करेंगे वो एनिमल टिश्यूज पे बात करेंगे, क्योंकि टिश्यू हमारे दो होते हैं। अभी हम लोगों ने इसके बाद ब्लड को नहीं पढ़ा, हम लोग डायरेक्ट फिर स्केलेटन पढ़ेंगे, इसके बाद ब्लड वाला टॉपिक में शुरू करूंगा ना, कल पढ़ाऊंगा ब्लड, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। एक बार झटपट से बस देख लेते हैं सेल क्या है, ठीक है। और इससे पहले छोटा सा आप लोग को एग्जांपल बस दे दूं कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बस छोटा सा एनाटॉमी को बता देता हूँ। एनाटॉमी को बस आपको याद रखना है, एग्जाम में आता भी एनाटॉमी से। तो स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मतलब आपको खाली बताना है द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर। अगर आपको खाली इतना भी याद रहेगा तो आप इस लाइन को देखकर ऑप्शन में एनाटॉमी को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? मीनिंग ऑफ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी को आपको क्या करना है? ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस, ये वाला वर्ड्स आपको देखना है, इसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। कभी कभी कुछ लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी में, है ना। इसी से मिलता जुलता वर्ड क्या हमारा है? साइकोलॉजी, ठीक है। तो साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी दोनों अलग चीजें। साइकोलॉजी डायरेक्ट बात करता है कॉग्निशन पे, और कॉग्निशन का मैंने क्या बताया था आप सभी को? जब भी कॉग्निशन की बात होगी तो मेंटल की बात होगी। किसकी बात होगी? मेंटल की बात होगी। और फिजियोलॉजी मतलब ऑर्गन्स के, जो हमारे बॉडी के अंदर सिस्टम्स ऑर्गन्स है, उनके फंक्शंस पे जो बात करता है वो हमारा फिजियोलॉजी है। बस छोटा सा डिफरेंस ही समझ लेना है। सेल क्या होता है समझते हैं सेल के बारे में। तो सेल देखिए, कोई भी जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, वो बिना सेल का नहीं बन सकता है। यहाँ तक कि कोई भी चीज, आप कपड़ा ले लीजिए, अपनी कुछ भी आसपास जो भी चीजें बनी होंगी, तो उसका कोई ना कोई सबसे छोटा एक स्मॉल यूनिट होगा, और उस यूनिट का ग्रुप होगा, और वो उस यूनिट का ग्रुप ही मिलकर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं। जब छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप मिलकर एक बड़े स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ऐसे ही हमारे बॉडी में जो छोटे छोटे जीवों से, इकाइयों से मिलके बनी है, उसे हम सेल कहते हैं। सीधा सा मतलब है कि इसे ही हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, और कुछ नहीं समझना है। अब देखिए क्या होता है, जब हमारे सेल का, ये हमारा सेल है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स जब मिल जाते हैं तो वो निर्माण करते हैं एक टिश्यू का, और जब ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलते हैं तो वो निर्माण करते हैं ऑर्गेनिज्म का। देखिए अब यहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या हो गया? ऑर्गेनिज्म का मतलब हो गया पार्टिकुलर कोई एक अंग, शरीर का कोई एक
बॉडी पार्ट, जैसे मान लीजिए लीवर, ठीक है, तो लीवर के लिए अलग प्रकार के टिश्यू का इस्तेमाल, अलग प्रकार के सेल का इस्तेमाल हुआ होगा, और सेम स्ट्रक्चर वाले जो सेल होंगे वो एक अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म का को बिल्डअप करते हैं। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं तो ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं। जैसे अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें क्या क्या आता है, एसोफेगस भी आता है, लंग्स भी आता है, डायफ्राम भी आता है कि नहीं आता है। तो इसी प्रकार से जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं और वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और जब ऑर्गन सिस्टम यानी बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपके मिल जाते हैं तो वो एक ह्यूमन बॉडी को बनाते हैं, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी में टोटल 11, ठीक है, 11 सिस्टम पाए जाती है, मतलब 11 सिस्टम्स होते हैं। इस बात को याद रखिएगा, कितने होते हैं, 11 सिस्टम होते हैं हमारे टोटल एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। अगर कभी पूछा जाए तो आप बताइएगा। देखिए सेल हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें एक क्या चीज होती है कि इनके केंद्रक के बिना सामग्री, केंद्रक नहीं होता है। लेकिन ह्यूमन में ऐसा नहीं है। ह्यूमन के सेल में आपका क्या होता है, ह्यूमन के सेल में आपका न्यूक्लियस होगा, केंद्रक होगा, ठीक है। तो इसको आप समझना है, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, जो पेड़ होते हैं या जो प्लांट होते हैं उन लोगों को हम कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की कैटेगरी में। और ह्यूमन की जो एनिमल्स की होती है वो यूकैरियोटिक सेल्स होती है, ठीक है। अब इसके अंदर जो सेल होता है, ठीक है, सेल, क्योंकि हर एक सेल आपका जो शरीर का सेल बना हुआ है ना, वो जो शरीर का आपका सेल बना हुआ है तो उस सेल को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए होता है, जीवित रहने के लिए उनको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होती है, जिसको वो फूड के माध्यम से जो आप खाते हो तो वो उनके अंदर जाता है। तो उसी प्रकार से एक सेल के अंदर बहुत सारे उसके भी छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, क्योंकि बहुत सूक्ष्म होते हैं इसीलिए ऑर्गेनल्स हैं। और बॉडी के अंदर जो होते हैं उन्हें हम ऑर्गन कहते हैं, है ना। पूरे बॉडी के अंदर ऑर्गन हो जाएगा लेकिन उसकी सूक्ष्म इकाई है, इसलिए सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। चलिए, तो इतना आपको सबको पता है, इसके बारे में बताना नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि डिफाइन कर दूं कुछ थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत कर दीजिए सर। थोड़ा बहुत डिफाइन कर दूं कि डिफाइन कर डायरेक्ट दो क्वेश्चन सर। पे स्टार्ट करूं। थोड़ा बहुत कर सर दीजिए सर। डिफाइन नहीं के सर, बाद कुछ टच करते अच्छा जाए। पढ़ते चलिए ऐसे कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक बार ये एक समझा क्वेश्चन भी दीजिए रिवीजन थोड़ा भी सा। करा दूंगा इसी बहाने, आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले क्या हमें शुरू करना है, तो सबसे पहले जो सबसे मेन होता है पॉइंट, दैट इज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस, आप सबको जितने भी ऑर्गेनल्स बताए जाते हैं, इन ऑर्गेनल्स का दो बातें ध्यान रखनी है। क्या क्या, इन ऑर्गेनल्स का आपको फंक्शंस याद रखना है और उसके फीचर्स याद रखने हैं कि ये किस काम, हमारे सेल के अंदर किस काम के लिए यूज होते हैं और इनको अलग से किस फीचर के लिए जाना जाता है। तो जैसे मैंने न्यूक्लियस का नाम लिया, तो न्यूक्लियस को हम लोग कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक वर्ड याद रखिएगा, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं इसको, क्योंकि आपके बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन करता है ना। तो इसी प्रकार से न्यूक्लियस हमारे सेल को कंट्रोल, उसके अंदर की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है। इसलिए हमारे सेल का जो ब्रेन होता है वो कौन है, न्यूक्लियस होता है। तो यही आपको याद रखना है। और इस न्यूक्लियस के अंदर ही क्या पाया जाता है, इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और आरएनए। तो ये डीएनए और जो आरएनए है ये पाया जाता। अब डीएनए क्या होता है आप जानते होंगे, जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन इनके अंदर होती है, ठीक है। तो जब कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपने देखा होगा कि अगर किसी लाश की पहचान करनी हो या किसी बॉडी की पहचान करनी होती है तो डीएनए टेस्ट कराया जाता है ताकि पता चल सके कि वो किसका है ना। इस तरीके की चीजें होती हैं। सर डीएनए से ये सिर्फ आरएनए का क्या रोल होता है? आरएनए का भी उसी प्रकार का यूज होता है, ठीक है, दोनों मिक्स होकर काम करती हैं, ठीक है। तो इसको हम अब डीएनए, अब हमारा जो न्यूक्लियस के अंदर जो पदार्थ एक लिक्विड भरा होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म। देखिए साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है,
सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जिसमें सारे ऑर्गेनल तैरते रहते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। सीधा सा मतलब है, ठीक। इसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो आप सेल के इर्द गिर्द झिल्ली या ये एक स्ट्रक्चर देख रहे होते हैं ना, सेल के इस तरफ ये झिल्ली देख जो आप रहे हैं, इसी को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे गोल्गी एपरेटस का। तो गोल्गी एपरेटस क्या होता है, ये देखिए, इसको आपको यातायात की पुलिस भी कहा जाता है, यानी ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, ठीक है। क्यों ऐसा कहा जाता है, क्योंकि कोई भी पदार्थ हमारे सेल का, ठीक है, इसके बिना अंदर या बाहर नहीं जा सकता है, कोशिका के अंदर या बाहर नहीं जा सकता है, इसीलिए इसको हम ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहते हैं। और इसको हम लोग एक प्रकार से सेल का गुर्दा भी कह सकते हैं, यानी सेल की किडनी की बात की जाए, जैसे सेल का ब्रेन क्या था, न्यूक्लियस था, और सेल का किडनी कौन है, तो ये आपका गोल्गी एपरेटस है। तो थोड़ा सा ये चीजों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्या करता है, इसको लीबोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, कभी कभी याद रखिएगा, अभी पूछा है, ठीक है, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा अंदर पूछेगा तो लीबोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसका काम क्या होता है, रीसिंथेसाइज करना, एनर्जी को रीसिंथेसाइज करना और रीमैन्युफैक्चर करना, पैकेजिंग ऑफ द सेल, जब सेल वॉल को पैकेज करके रखना, ठीक है। इसके बाद होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, वो हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि जो आप खाना खाए हुए हैं उस खाने से एनर्जी कन्वर्ट होती है, और वो एनर्जी जो कन्वर्ट हो जाती है हमारे बॉडी के अंदर, सेल के अंदर एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। एनर्जी जो सेल की एनर्जी होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इस बात को याद रखिएगा। इसको हम सेल रिस्पिरेशन भी कहते हैं, ठीक है। जब तक उस पार्टिकुलर हमारे सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी, आप जो खा रहे हो आप खाना ना, आपके पूरे शरीर के हर एक सेल में उसका हिस्सा जाता है, एनर्जी वाला हिस्सा जाता है, तो वो एनर्जी जो ये एक्सेप्ट करती है वो एटीपी के फॉर्म में करती है, एडिनोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। आगे बात करते हैं क्रोमोसोम। देखिए, क्रोमोसोम्स आपके लिंग का निर्धारण करता है, ठीक है, ये आपके लिंग का निर्धारण करता है। इसके बाद होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो हमारा क्रोमोसोम है वो 23 जोड़े में होती है, इस बात पे हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद होता है जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है राइबोसोम, और एक आपका बता दूं मैं, राइबोसोम के अलावा लाइजोसोम, ठीक है। राइबोसोम और लाइजोसोम में क्या डिफरेंस होता है, देखिए, ये प्रोटीन की फैक्ट्री होती है, राइबोसोम क्या है, प्रोटीन की फैक्ट्री होती है, ठीक है। इसको हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, और इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं, लाइजोसोम को। मैंने याद करने का ट्रिक आपको बताया था, सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक। तो बस इतनी चीजें आप ध्यान रखेंगे, बाकी ये इंपॉर्टेंट वन लाइनर है, जिन्होंने बुक नहीं ली है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप बुक मुझसे डायरेक्ट परचेस करेंगे तो आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से ये बुक लेते हैं, जो मैटर आप देख रहे हैं, ये नोट्स आप जो देख रहे हैं, डायरेक्ट इसका बुक के फॉर्म में भी आ चुका है, तो आप डायरेक्टली मुझसे ये ले सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट करके 40% डिस्काउंट मिलेगा आपको, ठीक। चलिए, अब हम लोग, बस बहुत हो गया बात, अब हम लोग शुरू करेंगे आज का क्लास। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बहुत छोटा दिख रहा होगा। अभी ठीक दिख रहा है, सभी को बड़ा दिख रहा है। जी सर। जी सर। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है आपसे, सबसे पहला क्वेश्चन, एक मिनट,
सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि टाइम से आया करिए। तो हमारे जीवन की मूल इकाई क्या होती है, आप सबको पता है। अभी मैंने बताया था कि किसी भी इंसान का जो जीवन की मूल इकाई है, जीविका का कोई भी जो लिविंग थिंग्स है, उसकी जो मूल इकाई क्या होती है, उसकी मूल इकाई होती है आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, कोशिका। ठीक, आगे बात कर लेते हैं, कौन सा अंग कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। मांसपेशी कोशिकाएं किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, बी एपिथेलियल। बी ऑप्शन। बताइए, एपिथेलियल होती हैं, सोमेटिक होती हैं, कौन सा होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट बी हो ऑप्शन जाएगा। सर। ठीक, कौन सी कोशिका अंग प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। अभी बताया था ना मैंने, राइबोसोम। राइबोसोम। या और बस लाइसोसोम क्या है, इसको साइड बैक ऑफ द आत्महत्या की थैली। सेल, हाँ, आत्महत्या के थैली कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जितने भी सर ये प्रकार, कोशिका मरे हुए कोशिकाओं हाँ, को मरे हुए जितने भी चीजें होती है हमारी कोशिका में, उसका भक्षण कर लेता है, मतलब उसको यस खा सर, लेता है, ठीक खा है, उसको लेता खत्म है। कर देता है। तो इसलिए हम इसको ये कहते हैं। मेरे पास नोटिफिकेशन आ रहा था कि लोग ज्वाइन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, कोशिका झिल्ली का कार्य क्या होता है। अब आपको ये बताना है, इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको थोड़ा समझ के इसको आंसर देना है। बी संरचना प्रदान। प्रोवाइड कितने लोग स्ट्रक्चर। सहमत हैं। सी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। जो कोशिका झिल्ली होती है, यानी सेल वॉल जो होता है, इसकी आप, ये कोई भी सेल का मतलब, इसके बगल में भी एक सेल है, तो इसका ऑर्गेनल इसमें नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये इसको रोकने के लिए होता है, ठीक है, कोशिका झिल्ली। आगे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी होगा। पदार्थों के जो प्रवेश और निकास का जो विनियमित करने का काम कौन करता है, सेल वॉल, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशी ऊतक का प्रकार नहीं है। डी ऑप्शन। कंकाल सर। ए सर। सर ए ऑप्शन। डी डी। चलिए, तो यहाँ बताना था आपको, क्या पता क्वेश्चन पूछ रहा है मांसपेशी कि ऊतक इसका का जो राइट प्रकार आंसर है। है वो है आपका नेपाल मांसपेशी, चिकनी ऑप्शन नंबर डी इज मांसपेशी, करेक्ट होगा, ए नहीं होगा। तंत्रिका सर डी। डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। यहाँ पे नर्वस मसल्स का किसी प्रकार से मांसपेशी ऊतक का से संबंध नहीं होता है। कंकाल पेशी से हमारा जुड़ा होता है मांसपेशी ऊतक। चिकनी मांसपेशियां होती हैं, स्मूथ मसल्स भी होता है, कंकाल। कार्डियक मसल्स भी होता है, स्केलेटल मसल्स भी होता है ना। देखिए यहाँ पढ़िए ना, मसल, मस्कुलर टिश्यू 3 पार्ट में डिवाइड होता है, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक, बट ठीक है, ये आपका नहीं होता है। आगे बात करेंगे हम, कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ कहाँ संग्रहित होता है। न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में, ऑप्शन नंबर सी इज समय। करेक्ट। आज आप लोग को सही लग रहा है कि, अब लग रहा है कि यूपी टीजीटी का तैयारी कर रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन थोड़ा आसान कर दिए है, नहीं बाद में कह रहे थे कि सर ऐसा क्वेश्चन ला रहे हैं, हवा नहीं लग रहा है मुझे। तो कोई बात नहीं है, सरल प्रकार के क्वेश्चन हमें करना चाहिए, कठिन भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, हर प्रकार का। कोशिका में लाइसोसोम की क्या भूमिका होती है। बी। ऑप्शन नंबर बी, अवशेष पदार्थों का पाचन करना, बी ऑप्शन। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, मांसपेशियों के संकुचन में कौन सी कोशिका संरचना शामिल होती है। ऑप्शन नंबर सी, मायोफिब्रिल्स। संकुचन की बात होगी तो मायोफिब्रिल्स होता है। यहाँ पे स्केलेटल मसल्स की, यहाँ पे हम पार्टिकुलर बात करेंगे स्केलेटल मसल्स की, उनके कॉन्ट्रैक्शंस के लिए, यानी मसल्स का जो मूवमेंट कराते हैं, उनकी सबसे छोटी यूनिट वो जो होती है, वो मायोफिब्रिल्स होती है। आगे जब हम मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे तो यहाँ पर इसका जिक्र आएगा। हृदय में किस प्रकार की कोशिका प्रमुख होती है। कार्डियक मसल्स। कार्डिक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। कौन सा अंग दवाओं और जहर के विसरण को में शामिल है, मतलब द डी। फ्लूइड,
डी sorry, ऑप्शन which organism is involved in the detoxification of drugs and poison? डिटॉक्सिफाई करता है हमारे सेल्स को, कौन सा अंग लाइजोसोम है सेल का? लाइसिस ऑप्शन नंबर डी सर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। द्रव मोज़ेक मॉडल किस कोशिका घटक की संरचना का वर्णन करता है? मोज़ेक मॉडल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ विच सेल कंपोनेंट? मोज़ेक नाम सुना है? नो सर क्वेश्चन नहीं नो दिख सर रहा है। हाँ सर बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा यहाँ पर, कोशिका झिल्ली मोज़ेक कहते हैं इसको। मोज़ेक मतलब क्या होता है, यहाँ पर चारों ओर से घेरे है, ठीक है, मोज़ेक मॉडल तरीके से वो फॉर्म में होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, कोशिकी अपशिष्ट को तोड़ने के लिए किस कोशिका अंग में एंजाइम होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, ए लाइसोसोम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ए इज राइट करेक्ट होगा होगा। एंजाइम जो होता है वो लाइसोसोम में, इसीलिए इसको सुसाइड कहते हैं। पहले इसके अंदर एंजाइम होता है जो अपशिष्ट पदार्थों को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, आगे बात करेंगे, गोल्गी उपकरण का प्राथमिक कार्य क्या होता है? ऊर्जा सी उत्पादन नहीं, प्रोटीन संश्लेषण सी नहीं, प्रोटीन को संशोधित करना, छांटना और पैकेजिंग करना, ये होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। सी ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, किस प्रकार का प्रोटीन होता है? क्या? कोशिका अच्छा, यहाँ पे उल्टा हमको लग रहा है। कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप युग्म बनते हैं, तो वो उसमें किस प्रकार का प्रोटीन होगा? मतलब अगर कोशिका का डिवीजन, सेल डिवीजन होता है, तो उस सेल डिवीजन के लिए किस प्रकार का प्रोटीन यूज होता है? प्रोटीन सिंथेसिस, सी माइटोसिस मायोसिस होगा। ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन सर होता क्वेश्चन है। में नहीं समझ पाया सर, उसमें क्या लिखा? ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर, इसीलिए आपको ऊपर जो करने पढ़ने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, अरे कहने का मतलब ये कह रहा है कि जब एक कोशिका का दूसरे, आपने सुना होगा कि जब सेल डिवीजन होता है तो दो प्रकार से होता है, एक माइटोसिस होता है, एक मायोसिस होता है। तो इसमें प्रोटीन के जो संश्लेषण होते हैं विखंडन से, और दो सेल बनता है प्रोटीन के विखंडन से, तो वो आपका मायोसिस वाला होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट की तरफ। मांसपेशी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की मुख्य भूमिका क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर एनर्जी बी इज प्रोडक्शन करेक्ट होगा, ऊर्जा ऊर्जा उत्पादन। उत्पादन ठीक, आगे एनर्जी बात कर, प्रोटेक्शन क्या चीज, आगे बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सी संरचना मांसपेशी कोशिकाओं को सिकोड़ने का काम करती है? तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था बी ना, बी सर डी ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हेयर मायोफिब्रिल्स। तो मायोफिब्रिल्स क्या है? मांसपेशी संकुचन में काम करता है, उसकी कोशिका को कहा, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार का मांसपेशी ऊतक अनैच्छिक है और आंतरिक अंगों की दीवार में पाया जाता है? स्मूथ मसल्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। ठीक है, चिकनी मांसपेशियां, स्मूथ मसल्स जो होती है वो आंतरिक अंगों की, जैसे आपका जो स्टमक का वॉल है वहां पर पाया जाएगा, है ना। तो 18 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी, स्मूथ मसल्स। आगे बात कर लेते हैं, राइबोसोम का प्राथमिक कार्य क्या होता है? अरे बार बार बोल रहे हैं, प्रोटीन का संश्लेषण सी करना। ऑप्शन ठीक है, आगे बात करते हैं, कौन सा कोशिका अंग एटीपी के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर माइटोकॉन्ड्रिया बी इज करेक्ट हो जाएगा। डी निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? मानव, पौधा, अमीबा, अमीबा कुत्ता।
अमीबा C सर option. अमीबा। अमीबा। तो ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी इज सी। करेक्ट, अमीबा एक कोशिकीय होता है। आगे बढ़ेंगे हम। पौधे की कोशिकाओं में रिक्तिका की क्या भूमिका होती है? रिक्तिका सी मतलब सर। क्या है यहाँ पर? वैक्यूम इन प्लांट, अनुवांशिक जानकारी संग्रहित करने का काम होता है, कोशिकीय अपशिष्ट को तोड़ने का काम करता है, पानी और पोषक तत्वों को संग्रहित करने का काम करता है, या जी प्रोटीन सर। का उत्पादन करने का काम करता है? ये राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा, पानी और पोषक तत्वों को संग्रहित करने का काम करता है कोशिका में, जो कोशिका भित्ति या रिक्तिका जो है आपकी। नेक्स्ट की बात करेंगे, कौन सी कोशिका अंग कोशिका के पाचन अंग के रूप में भी जाना जाता है? डी एच। राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 23, ऑप्शन नंबर बी बी। करेक्ट होगा, लाइसोसोम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार की कोशिका में आपको एक बड़ा केंद्रीय रिक्तिका मिलेगा? पशु कोशिका में, जीवाणु कोशिका में, पादप कोशिका में, कवक में? आई अभी थिंक आपको सी। पढ़ाया गया था। C पादप option. कोशिका। ऑप्शन नंबर सी। कोशिका झिल्ली में कौन सी संरचना चयनात्मक या पारगम्यता? पारगम्यता का मतलब क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, यहाँ क्या दे रहा है ये इसका? राइट होगा। मेम्ब्रेन लिक्विड। रिस्पॉन्सिबल सेलेक्टिव परमेबिलिटी, है ना, परागम्यता। ठीक है, तो परागम्यता के लिए जिम्मेदार है। फॉस्फोलिपिड। A ये option. राइट होगा। तो 25 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, फास्फोलिपिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार की कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होते हैं? तो ये तो पता है, क्लोरोप्लास्ट। D बी option. सर। पादप कोशिका। बी राइट। पादप। तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्लांट सेल वाले में। तो प्लांट सेल कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाभिक का प्राथमिक कार्य क्या है? नाभिक मतलब न्यूक्लियस की बात हो रही है। ठीक है, ऊर्जा का उत्पादन, यस सर। अनुवांशिक सामग्री का भंडारण, अनुवांशिक। प्रोटीन का बी राइट संश्लेषण, होगा। हानिकारक बी पदार्थों को सर। मुक्त करना। तो ये होगा नहीं, प्रोटीन होगा नहीं, अनुवांशिक का बी। कारण। बी ऑप्शन नंबर राइट बी होगा। करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, कौन सा कोशिका अंग लिपिड संश्लेषण और विसहरण में शामिल होता है? लिपिड यानी कि फैट का, आपको ये बताना है। चलिए फटाफट बताइए। टी। राइट। वही। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, न्यूरॉन किस प्रकार की कोशिका होती है? मांसपेशी डी संयुगी, D. ऑप्शन। उपकला डी सर। तंत्रिका कोशिका? डी ऑप्शन ऑप्शन। नंबर डी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, कोशिका विभाजन के दौरान स्पिंडल फाइबर के निर्माण में कौन सा अंग मदद करता है? राइबोसोम, सेंट्रियोल, लाइसोसोम, या न्यूक्लियस? तो सेंट्रियोल, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लगा, क्वेश्चन सारे सही थे। यस सर। यस सर, यस बहुत सर। अच्छे क्वेश्चन। हाँ, चलिए, तो अब हम लोग एक बार टिश्यू का इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर टिश्यू वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो कहीं जाइएगा मत, ओके। अभी बस तुरंत तुरंत आपको बताया जा रहा है। एक बार टिश्यू वाले क्वेश्चंस को, हम लोग टिश्यू को पढ़ लेते हैं, फिर उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। टिश्यू क्या होता है? अभी हमने आपको सम बताया था कुछ देर पहले, कि जब ग्रुप ऑफ सेल्स मिलते हैं, लेकिन ये ग्रुप ऑफ सेल्स सेम स्ट्रक्चर्स के होने चाहिए और सेम फंक्शन करने वाले होने चाहिए, तभी समान संरचना और समान सर जी कार्य करने वाले सेल के जो ग्रुप बन जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को हम टिश्यू कहते हैं। ठीक है, समझ गए बात? चलिए,
आगे बात कर लेते हैं। टिश्यू की स्टडी करने वाले साइंस को क्या कहा जाता है? तो हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। ये बहुत जरूरी है। आगे बात करते हैं, दो प्रकार की टिश्यू भी होती है। जिस तरह से सेल दो प्रकार का होता है, वैसे ही टिश्यू भी दो प्रकार की होती है, प्लांट टिश्यू और एक होता है एनिमल टिश्यू। तो जो हमें बात करना है, हमारे सब्जेक्ट में जो इन्वॉल्व होता है, दैट इज एनिमल टिश्यू। ओनली हम एनिमल टिश्यूज के बारे में आगे पढ़ेंगे और इसको क्लासिफाइड करेंगे। देखिए क्लासिफिकेशन देखिए इतना जबरदस्त मैंने कर रखा है। किसी भी तो किताब किसी में का माइक आपको चल इस रहा है तरह आवाज। से किसी भी किताब में आपको, ठीक है, नहीं मिलेगा। ये माइक मेरा ही ऑन है, मेरे ही घर में बच्ची है भाई, ठीक है। तो थोड़ा सा है, अब क्या बताए। चलिए शुरू करेंगे। तो अभी जो हम क्लासिफाइड करते हैं, पहले जो बेसिक टिश्यू होता है वो चार पार्ट में डिवाइड होता है। नंबर 1 इज एपिथेलियल टिश्यू, नंबर 2 इज मस्कुलर टिश्यू, नंबर 3 इज कनेक्टिव टिश्यू एंड नंबर 4 इज नर्वस टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? ईपी का मतलब होता है बाहरी। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपकी बात होगी ईपी, किसी भी फिजियोलॉजिकल वर्ड में ईपी वर्ड का यूज हुआ है, जैसे इपिकार्डियम आपने पढ़ा होगा ना, और भी क्या पढ़ा है? ईपी करके अगर वर्ड वो शुरू हो रहा है, हाँ एपिथीलियम। हाँ इपिथीलियम, वही तो यही आया। तो ईपी का मतलब होता है बाहरी। तो जो भी बाहरी त्वचा का जो दीवार बनता है, किसी भी अंग का, या आपकी बाहरी त्वचा का, या किसी भी अंग का जो बाहरी कवर जो होता है, एक तरह से ना कवर, जो कवर होता है, वो हमारे वो बनाने का कौन काम करता है? एपिथेलियल टिश्यू करती है, ठीक है। अब एपिथेलियल टिश्यूज जो होती है, उसके 6 अलग अलग प्रकार के होते हैं, 6 का अलग अलग काम है। जैसे अगर हमें किसी ऑर्गन का सेल बनाना है, मतलब उसके दीवार को बनाना है, तो वहां पे अलग सिंपल स्क्यूमस होगा, फिर स्ट्रेटिफाइड होता है, कॉलमनर होगा, सिलिएटेड होगा, क्यूबिडाइल होगा और ग्लैंडुलर होगा, जो ग्लैंड की दीवार को बनाते हैं, जो ग्लैंड हमारे हैं। समझ गए? इतना हमें टफ नहीं पढ़ना है। जो लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको जरूरी है ये जानना, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन समझना उनको जरूरी है। बाकी जो लोग टीजीटी लेवल पे ही तैयारी कर रहे हैं, तो बस वो 4 प्रकार के जानेंगे। अब देखिए, मस्कुलर टिश्यू इज द फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नंबर 1 इज स्ट्रिएटेड मसल्स, नंबर 2 इज नॉन स्ट्रिएटेड एंड नंबर 3 इज कार्डियक मसल्स। तो 3 प्रकार की होती है। स्ट्रिएटेड को हम क्या कह सकते हैं? ऐच्छिक और नैच्छिक। सर अच्छी अच्छी तो वॉलेंट्री Voluntary मसल्स, ठीक है। नॉन स्टेटेड मतलब इनवॉलेंट्री मसल्स, और कार्डियक मतलब ये भी आपका इनवॉलेंट्री का ही भाग होता है। बट इसमें क्या होती है ना, एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था मुझसे ये सवाल, ठीक है। नवोदय विद्यालय के इंटरव्यू में पूछा गया था कि भाई मसल्स तो दो ही प्रकार का होना चाहिए ना, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, हम लोग तीसरा टाइप का क्यों पढ़ते हैं? ठीक है, तीसरे टाइप का मसल्स की जरूरत क्यों पड़ी अलग से? तो इसका जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि आपका कार्डियक भी तो इनवॉलेंट्री के मसल्स का फंक्शन इसका किसकी तरह होता है? इनवॉलेंट्री की तरह करता है ना कार्डियक। हाँ, हल्का फुल्का से मूवमेंट करता है। हाँ नहीं, अरे भैया ये एएनएस से ही इसका भी क्या होता है? कंट्रोल होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे काम करता है ये। हम इसको चाहकर नहीं काम करा पाएंगे, ठीक है। अब इसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक भी आता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वो हम बाद में जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे आपको। तो इसको देखिए, हम बता रहे हैं कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे करना चाहिए। देखिए, कार्डियक मसल्स एक स्पेशल टाइप के मस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, जो फंक्शन करते हैं किसकी तरह? जो फंक्शन करते हैं अनैच्छिक की तरह फंक्शन करते हैं और हाँ, ऐच्छिक की तरह दिखती है। और वॉलेंट्री की तरह इनका क्या होता है? इनके अंदर जो सेल की क्वालिटी पाई जाती है वो ऐच्छिक वाली पाई जाती है, वॉलेंट्री वाली, लेकिन काम करते हैं इनवॉलेंट्री की तरह। तो दोनों का हम मिक्सर कह सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मस्कुलर टिश्यू में अगर बात की जाए कि मिक्सर किस में होता है, तो वो आपका कार्डियक में होता है। अब देखिए कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो चीजों को जोड़ती है,
जैसे कनेक्टिव टिश्यू के 3 भाग होते हैं। इतना डीप आपको देखिए साइंस में भी नहीं पढ़े होंगे आप। कनेक्टिव टिश्यू 3 भाग में बटा होता है। एक होता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जिसके अंदर आपका एरियोलर टिश्यू आता है। एरियोलर टिश्यू क्या होता है? स्किन के अंदर होता है। एडिपोज टिश्यू भी, जहां फैट एकत्रित होता है, और फाइब्रस टिश्यू ये आपका होता है, ठीक। इसके बाद होता है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में आपका कार्टिलेज होता है और बोन होता है, ठीक। और एक होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें ब्लड होता है और लिम्फोसाइट, लिम्फ होता है। लिम्फ में आप जैसे WBC को भी रख सकते हैं, और जो लिक्विड वाला पदार्थ बॉडी में है ना। तो इस प्रकार से देखिए कनेक्टिव टिश्यू का कितना बड़ा स्ट्रक्चर होता है। और कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लड किस प्रकार का ऊतक है, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, फ्लूइड, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है नर्वस और न्यूरल टिश्यू। तो जितने भी तंत्रिका तंत्र अपने मैसेज का आदान प्रदान करती हैं, वो किसके द्वारा करती हैं? नर्वस टिश्यू के द्वारा करती हैं, ठीक है। नर्वस टिश्यू के द्वारा करती है। तो बस हम लोगों को बस यही जानना था। बहुत ज्यादा डीप जानने के लिए आपको पूरी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन क्वेश्चन सब हम लोग लगाएंगे, टाइम हम लोगों का भी ज्यादा है, ठीक है। शुरुआत करें। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सर जी, सामने है। हाँ, सर ये जो क्वेश्चन लगाते हैं इनकी पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी यदि हम दोबारा से लगाना चाहें? दोबारा से वीडियो मेरा दोबारा देख लीजिए। पीडीएफ आप बोलेंगे तो पीडीएफ मैं इसको ना अपने एप्लीकेशन पर डलवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि सर अब इस वीडियो में देख के लगाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, यदि ऐसे ही दोबारा से लगाना चाहे तो उसके लिए। ठीक है, टॉपिक वाइज मैं मेरा नया कोर्स लॉन्च हो रहा है एप्लीकेशन पर। जो बच्चे नहीं जानते हैं कि मेरा एप्लीकेशन है, वो जान ले कि एप्लीकेशन है। मैं ग्रुप में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिए। जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, 1000 PYQs आपको, मतलब प्रैक्टिस पेपर आपको पहले फ्री मिलेगा। फ्री टेस्ट करके आएगा। कैसे या डाउनलोड करना है, कैसे साइन अप करना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद वहीं पर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। उस कोर्सेज को आप वहां पर देख सकते हैं। सभी कोर्सेज के 2 टेस्ट आपके क्या है, पहले 2 टेस्ट उसके आपको, रोटी खावा तू? आप आराम से क्या कर सकते हैं, 2 टेस्ट पहले लगा के देख लीजिए। अगर वो कोर्स आपको लगे कि वो परचेज करना चाहिए, देन यू विल बी परचेज्ड, ओके। तो सर अगर हम में आ सर जाएगा। खरीदते हैं तो वो कहाँ पे आएगा? वो जैसे एक मैं टेस्ट सीरीज लिया उस दिन ऐसे चेक करने के लिए थे, तो इसका कहाँ मिलेगा? फिर वो कहाँ ऐड होता है? वो क्या चीज जैसे मैंने चेक करने के लिए 10 रुपए का आपका बोले, उसमें 100 क्वेश्चन है, हाँ? तो मैंने लिया, वो कहाँ पे गया? वो पैसा कट गया। अरे भाई, तो वो आपका फ्री टेस्ट वाले में जाइए, मैं आपको दिखा दूंगा। एक मैं ना अभी ग्रुप में, अपनी ग्रुप में एक पूरा कि कैसे आपको पूरा डेमो वीडियो डाल दूंगा कि अगर आप टेस्ट हाँ कोई भी एक डेमो वीडियो डाल दूंगा, है मेरे बनाया सौरभ हुआ सर, मेरी है। बात समझ लीजिए। सर मेरी बात समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये आपका पूछ रहा पैसा हूँ, जैसे मैं कटा है, लेकिन आप टेस्ट नहीं लगा पा रहे, परचेज यही तो करूँगा कह रहे हैं। कहाँ मिलेगा वो? अरे वही तो बता रहा हूँ, जब डेमो वीडियो दिखाऊंगा मैं ना कि कैसे ऐप डाउनलोड करना है, कैसे साइन अप करना है, और अगर आप फ्री टेस्ट पे जाते हैं तो फ्री टेस्ट किधर मिलेगा आपको। ऑल कोर्सेज में चले जाइए, मैं बताऊंगा अभी इसके बारे में बाद में, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए, ठीक है, हम पहले यहाँ शुरू करते हैं अपनी क्लास, उसके बाद देखा जाएगा वहां पे। उसके लिए जिसको भी दिक्कत, देखो किसी को भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो वो डाले, वो मुझसे डायरेक्ट यहाँ पर व्हाट्सएप के थ्रू बात कर सकता है, ठीक है। मैं आपको गाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए पहला बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में ऊतक का प्रकार नहीं है। कौन सा ऊतक का प्रकार नहीं होता है? एपिथेलियल होता है, कनेक्टिव होता है, नर्वस होता है। ऑप्शन नंबर डी है, बोन कोई प्रकार का टिश्यू नहीं है, ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है, ठीक है। हालांकि बोन टिश्यू होती है, कह सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे जो नहीं है वर्ड लगा दिया, इस वजह से हम इसको डी ऑप्शन मान सकते हैं, क्योंकि इसी का ही सब भाग है। किस प्रकार का ऊतक शरीर की सतहों को ढकता है?
हमने बताया था ना, कवर कौन करेगा, सरफेस कौन बनाता है, The एपिथेलियल C टिश्यू। option. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं, किस प्रकार का ऊतक गति के लिए जिम्मेदार है, तो मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, पेशी ऊतक। निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक की विशेषता होती है, कनेक्टिव टिश्यू की क्या विशेषता होती है आपको बताना है। यह गति उत्पन्न करने में सहायक और सिकुड़ता है, यह विद्युत संकेतों का संचारित करता है, यह अन्य ऊतकों को सहारा देना और उन्हें बांधता है, या यह शरीर के सतहों को सी ढकता है। राइट हो ऑप्शन गया। नंबर सी करेक्ट है, कनेक्टिव इसीलिए नाम पड़ा ना, क्योंकि कनेक्ट करता सी है, सही है। ठीक है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, किस प्रकार का मांसपेशी ऊतक शरीर की दीवारों में पाया जाता है, आंतरिक अंग की दीवारों में किस प्रकार का पाया जाएगा आपको, तो स्मूथ स्मूथ मसल, मसल। ठीक है। याद रखिएगा, जो भी आंतरिक अंग स्मूथ बने मसल। हुए हमारे ऑर्गन, जैसे लीवर है, किडनी है, स्टमक है, ठीक है, यहाँ तक कि हमारे आर्टरी वेन्स की भी जो दीवारें हैं चिकनी स्मूथ मसल्स की बनी होती हैं। आगे हम बात करेंगे, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में किस प्रकार की ऊतक पाई जाती है, तो मस्तिष्क में आपका सीधी बात है, तंत्रिका ऊतक पाई जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। किस प्रकार का संयोजी ऊतक वसा संग्रहित करता है, तो एडिपोज टिश्यू, एडिपोज। ठीक है। वसा एडिपोज टिश्यू जो होता है वो वसा को क्या करता है, फैट को स्टोर करता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा, उपकला। अगर मैं सच्ची बताऊं आपसे ना, तो मैं हिंदी में कभी क्वेश्चन नहीं लगाता, मतलब मैं प्रैक्टिस करता था तो मुझे इंग्लिश में ही मतलब अच्छा लगता था, लेकिन आपको पढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे पास ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो हिंदी प्रेफर करते हैं, इंग्लिश आपको में कुछ करवाओ आसानी सर। के लिए। हाँ, अरे ठीक है, कोई बात नहीं, आप साइड में इधर पढ़िए ना, इसीलिए इसके सामने दिया हुआ है, देखिए संख्या जिसकी ज्यादा बल शक्ति ज्यादा होती है वो करते हैं, कोई बात नहीं है, मिक्सअप। इसीलिए मैं देखिए लेकर दोनों आता हूँ कि कोई मुझे शिकायत ना करे कि सर हिंदी देते हैं अंग्रेजी नहीं देते हैं, या अंग्रेजी देते हैं तो हिंदी नहीं देते हैं। तो आइए बात करते हैं उपकला ऊतक, यानी कि फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू का क्या होता है, समर्थन और सुरक्षा देना, सपोर्ट और प्रोटेक्शन नहीं, ये कौन करता है, ये कनेक्टिव करता है। तंत्रिका आवेगों का संरक्षण ये भी नहीं करता, गति भी नहीं देता, सतहों को ढकने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा मांसपेशी ऊतक स्वैच्छिक नियंत्रण में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कंकाल की जो मांसपेशियां होती हैं वो वॉलंटरी होती है, ठीक है, बाकी सारे इनवॉलंटरी होते हैं, जैसे स्मूथ मसल्स भी इनवॉलंटरी है, कार्डियक भी इनवॉलंटरी होती है ना। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जल्दी से पुनर्जीवित होने की क्षमता के लिए जाना जाता है, फिर से दोबारा अगर खराब हो जाता है तो फिर से ऊतक बन जाता है उसका, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है। अरे भाई ऑप्शन नंबर सी होगा ना, देखेंगे आपको कभी चोट लग जाता है, समझिएगा पहले ध्यान से, आपको स्किन पे चोट लग गई, ठीक, और कुछ दिनों के बाद वहां पे अच्छे से वो रिपेयर हो जाता है और बाद में वहां पर फिर से नई स्किन आ जाती है। तो ये जो ढकने का काम, कि आपके शरीर को पूरा ढका हुआ है, आपका जितना भी कवर है, अंगों का कवर है, बॉडी का कवर है, वो सब एपिथेलियल का बना है ना, समझ गया बात। यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं, रक्त को किस प्रकार के ऊतक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो संयोजी ऊतक। ऑप्शन नंबर ए। अगर मान लीजिए कि इसके अलावा फ्लूइड भी बोला जाए, फ्लूइड, तो वो भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किस प्रकार की मांसपेशी ऊतक धारीदार होता है, जो हृदय में पाया जाता है, तो सीधी सी बात है कि हृदय की मांसपेशी में पाया जाने वाला हृदय ऊतक होता है, ठीक है। किस प्रकार का ऊतक त्वचा की बाहरी परत को बनाता है, फिर देखिए वही क्वेश्चन आया घुमा फिरा के, तो एपिथेलियल। इतना बार आप रट लीजिए ना कि दिक्कत ही ना हो। अच्छा ये बताइए, जैसे आप लोगों के लिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी लाऊं क्या टॉपिक वाइज,
हाँ अगर सर। आपने Yes, sir. स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कर बिल्कुल लिए सर। ना, सच बता रहा हूँ, जिसने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कर लिए, सॉल्व करना सीख गया, उसका ट्रिक। और हम आपको सच्ची बता रहे हैं, चाहे DSSB हो, चाहे नवोदय हो, चाहे KVS हो, फर्स्ट पेपर खाली थोड़ा सा अच्छा कर ले अपना, वो कंफर्म है कि निकाल लेगा, नौकरी मिल जाएगी उसको। तो जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं वो आजकल ज्यादा पैटर्न पे ट्रेंड में चल रहे हैं, आपने देखा भी होगा। अभी तक सिर्फ जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं जैसे यूपी TCT, वहां पे कम देखा गया है, राजस्थान में भी कम देखा गया, लेकिन इस बार थोड़ा ज्यादा देखने को मिला पिछले की अपेक्षा। तो हमारा जो फिजिकल एजुकेशन का जो ट्रेंड है क्वेश्चन आस्किंग का, एग्जामिनर इसको टफ लेवल पे लेते चले जा रहे हैं। अब ये आसान वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं तंत्रिका ऊतक का कार्य क्या होता है। तो तंत्रिका ऊतक का कार्य होता है विद्युत आवेगों का संरक्षण करना, यानी इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करना। क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। आगे बात करेंगे, निम्न में से कौन संयोजी ऊतक का प्रकार नहीं है? रक्त होता है, हड्डी होती है, वसा भी होता है, कंकाल की मांसपेशी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ये नहीं होता है। किस प्रकार के ऊतक टेंडन और लिगामेंट बनाते हैं? बताइए। संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट बी। होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। शारीरिक गतिविधि के दौरान शरीर की गर्मी के उत्पादन में किस प्रकार का ऊतक शामिल होता है? मस्कुलर टिश्यू। शारीरिक बी गतिविधि ऑप्शन के सर। दौरान, ठीक है, गर्मी के उत्पादन में शरीर का कौन सा ऊतक आपका शामिल होगा, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मांसपेशी, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। 1 मिनट का बस टाइम दीजिए, लैपटॉप का चार्ज खत्म हो गया है, बस इसको चार्ज लगा दो। चलिए आगे बढ़ेंगे। मानव शरीर में उपास्थि का प्राथमिक कार्य क्या होता है? उपास्थि मतलब कार्टिलेज, सी। ठीक है। तो तंत्रिका संकेतों का संरक्षण, सतहों को ढकना, लचीला समर्थन प्रदान करना, आंदोलन के लिए संकुचन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्टिलेज ही आगे जाकर एक कच्चा रूप होता है। जैसे मिट्टी का बर्तन आप देखे ना, तो जो पहले मिट्टी जो होती है, मिट्टी से जो बर्तन बनते हैं, जो कच्ची मिट्टी होती है बिना पकाई हुई, है ना, तो वही हमारा शरीर के अंदर जो हड्डी होती है वो कार्टिलेज भी वही होती है, कच्ची हड्डी होगी। और जब हम लोगों के वही कार्टिलेज के अंदर कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन कैल्शियम की मात्रा एज होने पर बढ़ेगी। कब बढ़ेगी? एज होने के ऊपर, एज जब हमारा होता है तब बढ़ता है, समझ के बाद। तो एज होने पर जब कैल्शियम की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ने लगेगी, तो उसी समय हमारे बोन का ऑसिफिकेशन, यानी कि हड्डियों का कड़ापन बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से आपने देखा, पढ़ा भी होगा कि एनाटॉमिकल एज के लिए एक्सरे करते हैं। इसीलिए एक्सरे करते हैं कि हड्डी के में कैल्शियम की मात्रा कितनी है, उस हिसाब से आपके एज को पता लगाया जा सकता है। तो एनाटॉमिकल एज के लिए बहुत जरूरी है। आगे बात कर लेते हैं, किस प्रकार की उपास्थि, सतहों पर कवरिंग सरफेस भी तो होता है सर, लिगामेंट का। क्या चीज? ये सर इसका क्वेश्चन थोड़ा समझा दीजिए, नहीं समझ पा रहा हूँ। ये कह कौन रहा सा? कवरिंग सरफेस, सर कवरिंग सरफेस भी तो करता कार्टिलेज। नहीं नहीं नहीं, मतलब उसके ऊपर कार्टिलेज हाँ? नहीं नहीं, कार्टिलेज अलग प्रकार का है। पे होता है। आप हड्डियों में जाएंगे तो अलग चीज है, लेकिन बाकी जो अंगों की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो स्किन वाला अंग हो, चाहे वो शरीर के कोई भी ऑर्गन हो, उसके जो कवरिंग लेयर है, वो कवरिंग लेयर सिर्फ और सिर्फ इपिथेलियल टिश्यू ही बनाता है, ठीक है। किस प्रकार का उपास्थि संयोजी ऊतक होता है? स्मूथ मसल। बी ऑप्शन। तो आपको 19 का बताना है, जल्दी से जल्दी। स्मूथ मसल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, दैट इज, सी कैसे होगा? स्मूथ मसल्स होगा 19 का।
ठीक है, तो स्मूथ मसल्स यहाँ पर होगा। ये कुछ गलत हो गया है क्या? ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, शरीर में वसा ऊतक की क्या भूमिका होती है? सी। तो ऑप्शन नंबर क्या है? लचीलापन सी। या सर ताकत? लचीलापन। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। स्टोर एनर्जी, एनर्जी को स्टोर करना, इंसुलेट करना क्या है? ये हमारा काम होता है किसका? टिश्यू का। समझ गए? चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन था टिश्यू और सेल पे। आगे और हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। कल से हम आपके लिए ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी लाएंगे। मैच द कॉलम वाला भी लाएं क्या? यस सर। बिल्कुल सर। मैच द कॉलम वाला भी क्वेश्चन एक बार ला के आप लोग को थोड़ा सा करते हैं। बताइएगा जिस तरह का डिफिकल्टी चाहिए ना, हर डिफिकल्ट लेवल पे है। ये अपकमिंग बुक्स में देखने वाला है आप लोगों को। ये क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, तो हमारे साथ जुड़ने का आपको यही एक फायदा मिलेगा। ठीक है, एक मिनट। हमारे साथ जुड़ने का आपको यही एक फायदा मिलेगा ना कि हमारे साथ जुड़ने का यही फायदा मिलेगा कि जो भी नोट्स मार्केट में बाद में आएगी वो पहले आपके पास आ जाएगी। आप कम से कम 6 महीने साल भर पहले अपडेट रहोगे उस चीजों से। तो ये हमारा जुड़ने का फायदा है हमारे साथ। ठीक, चलिए, ये थोड़ा सा इश्यू हुआ था। ठीक, एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करते हैं। और अगला टॉपिक हमारा क्या है? अच्छा, सिलेबस के अकॉर्डिंग तो हमारा अगला टॉपिक होना चाहिए था ब्लड, लेकिन हमने ब्लड पे क्वेश्चन नहीं बनाया। हमने ध्यान नहीं दिया। पुराना सिलेबस उठाया था, उसके हिसाब से हमने फिर बोन से बना लिया सिस्टम पे। ठीक है, कल ब्लड पढ़ लेंगे। बोन वाला तो सबने पढ़ा ही होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन लगाया जाए। स्केलेटल सिस्टम तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने ना, इसमें तो कुछ जरूरत नहीं है इनको लग रहा है बताने का। ऐसा कुछ अलग से कुछ है नहीं, सारा चीज वही है। बिल्कुल है ना? सर। हाँ, चलते हैं। और एक और दिक्कत है, एक मिनट, ये वाली फाइल नहीं। अरे स्केलेटल सिस्टम वाला भी तो हम क्वेश्चन बनाए थे, वो कहाँ चला गया? लग रहा है कंट्रोल एस दबाना भूल गए थे क्या हम उसको टाइप करके, इसीलिए इसमें दिखा नहीं रहा है। चलिए कोई बात नहीं, टाइम भी हो चुका है। कल हम लोग ब्लड और स्केलेटल सिस्टम में क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी ठीक है को? सर। नो सर। नो सर। 10 बज गया है, आराम से सोइए। सुबह उठा करिए सभी लोग। सुबह उठना बहुत जरूरी है, फायदेमंद है। जी ठीक है, सर। चलिए, और किसी को कोई सजेशन होगा तो जरूर बताइएगा। ठीक है, कोई भी सजेशन है कि और क्या करना चाहिए, कैसे क्या बदलाव करना चाहिए। ठीक है, बस प्रॉब्लम मेरे साथ एक यही कि मेरे पास टीम नहीं है, और टीम ना होने से अकेले ही मुझे सारा मटेरियल बनाना पड़ता है, खुद पढ़ाना पड़ता है।
तो टाइम बहुत ज़्यादा मेरा अकेले का इंगेज हो जाता है, इसलिए मैं बहुत सारा एडवर्टीजमेंट वगैरह नहीं कर पाता। ठीक, चलिए कोई बात नहीं है, अकेले चलेंगे लेकिन धीरे धीरे और सही चलेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एवरीवन। राइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।